हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों को केरल पढ़ाऊंगा। ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ है केरल। उसके बाद से आप लोगों को मैं वो पढ़ाऊंगा। ये तो सब टेलर चल रहा था, आगे आगे असली असली चीज़ों के बारे में अब आप लोगों को पढ़ना है। मैंने चौंतीस से 35 क्लास, आज क्लास नंबर 35 है बस समझ में। तो मैंने आज तक जो भी पढ़ाया सब टेलर चल रहा था, आप लोगों को ककारा पढ़ा रहा था। अब यहाँ से आप लोगों को फिल्म अभी बाकी है पूरा अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से अब आप लोगों को पढ़ना है। तो इसके पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था ही, लेकिन अब जो पढ़ेंगे अब और इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, बड़ा सा इंडियन मैप बनाऊँगा। उसके बाद से मैं एक ही उस मैप में पूरी पहाड़ को कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आप लोगों को स्टडी करने में बहुत आसान रहेगा। आई बात समझ में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से इधर लास्ट तक ले जाएंगे, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसके पहले मैंने तमिल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। अच्छी अच्छी जगहों के बारे में मैंने आप लोगों के सामने में प्रश्न रखा था। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं एग्जाम में। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया था। आई बात समझ में। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को चेन्नई के बारे में उसमें बताया। तमिलनाडु में चेन्नई के बारे में मैंने चर्चा की। चेन्नई क्या है, मद्रास का नाम सुने होंगे। उसका पुराना नाम क्या था, मद्रास था। किसका नाम, चेन्नई का। आई बात समझ में। चेन्नई का सबसे पुराना नाम क्या था, मद्रास था। उसके बाद से आप लोगों ने तंजौर के बारे में सुना होगा, निगम पर आधारित बंदरगाह था। तंजौर में क्या था, निगम पर आधारित बंदरगाह था। समझ में आ रहा है। एनोर, हाँ तंजौर नहीं कह रहे, एनोर कह रहा है, सॉरी। एनोर में क्या था, निगम पर आधारित क्या है, बंदरगाह था। उसके बाद से मैंने आप लोगों को मदुरई के बारे में मैंने बताया था। मीनाक्षी टेम्पल के बारे में, त्योहारों का शहर क्या है, मदुरई है। उसके बाद से मैंने मदुरई में और भी चीज़ों, पांडे वंश की राजधानी था, आप लोगों को सुने होंगे। पांडे वंश की क्या थी, राजधानी था। मदुरई में क्या था, पांडे शासक जो थे दक्षिण भारत में, पांडे चोल चेद जो भी आए, समझ में आ रहा था। उसमें एक पांडे शासक थे। पांडे शासक की राजधानी कहाँ थी, मदुरई थी। मीनाक्षी टेम्पल है, त्योहारों का शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मदुरई को। आई बात समझ में। उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूं, मदुरई के बाद आप लोग पढ़े होंगे तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली यानी तिरछी कहते हैं इसको। एनआईटी सेक्टर या केला अनुसंधान केंद्र भी वहाँ पे क्या है, फेमस है। उसके बाद से मैंने और भी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों के सामने प्रश्न रखा था। और भी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। आई बात समझ में। उसके बाद से मैं तंजौर के बारे में बताया था। तंजौर में क्या है, आप लोगों को बताया था। तंजौर, उसको तंजौर भी कहते हैं, तंजौर भी कहते हैं। आई बात समझ में। तो मैंने तंजौर में चोलों की राजधानी मैंने आप लोगों को बताया था। समझ में आ रहा है। और मैंने बताया था कि श्रीलंका के सिर्फ 12,000 मजदूर, कड़िकाल जो वहाँ पे शासक थे, राजा थे, 12,000 मजदूरों को लेकर के एक प्रकार के विशेष बांध बनाए थे। आई बात समझ में। नहर का निर्माण करा था, बांध का निर्माण। सबसे प्राचीन बांध है, समझ में आ रहा है। सबसे प्राचीन बांध क्या है, ग्रैंड बांध है। तो पूछता है क्वेश्चन, सबसे प्राचीन बांध क्या है, ग्रैंड बांध है। और श्रीलंका से उन्होंने, कड़िकाल जो थे, श्रीलंका से कितने मजदूर, 12,000 मजदूरों को उन्होंने क्या किया था, लेकर के नहर का निर्माण किया। नहर के निर्माण के बाद वहाँ बांध बनाई, जिसको हम क्या कौन सा बांध कहते हैं, आप लोगों को मैंने बताया ग्रैंड बांध कहते हैं। आई बात समझ में। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आज का टॉपिक मेरा है केरल। तो केरल के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा, कालीकट के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। अब मैं आप लोगों को केरला के बारे में बताऊँ। देखिए यहाँ पे तिरुअनंतपुरम है। क्या है, तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम, आई बात समझ में। तो इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं त्रिवेंद्रम कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, त्रिवेंद्रम। पुराना शहर क्या है। और देखिए वायुसेना का दक्षिण कमांड है। क्वेश्चन पूछता है वायुसेना का दक्षिण कमांड का है, तो हम क्या बताएंगे, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहेंगे। आई बात समझ में। इसको हम त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। पुराना नाम इसका क्या था, त्रिवेंद्रम था। और क्या है, वायुसेना का दक्षिण कमांड ऑफिस है। वायुसेना का क्या है, दक्षिण कमांड ऑफिस है। आई बात समझ में। तो पूछेगा त्रिवेंद्रम से, आप बता सकते हैं ना, क्या कहेंगे इसमें। सब प्राचीन शहर इसको कहते हैं। पुराना नाम क्या था, त्रिवेंद्रम। इसका पुराना नाम क्या था, त्रिवेंद्रम। क्या था, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम क्या था, पुराना नाम था इसका, पुराना नेम। अब देखिए मैंने त्रिवेंद्रम के बारे में, पुराना नाम है। उसके बाद से मैंने अभी बताया त्रिवेंद्रम के पुराना नाम यह था। उसके बाद से मैंने एक चीज और वहां पे मैंने त्रिवेंद्रम के बारे में बताया। क्या है, दक्षिण वायुसेना का क्या है, दक्षिण कमांड ऑफिस है। वायुसेना का क्या है, दक्षिण कमांड ऑफिस। समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वायुसेना का क्या है, ऐसे लिख दे रहा हूं, दक्षिण कमांड ऑफिस। आई बात समझ में। वायुसेना का क्या है, दक्षिण कमांड ऑफिस है। त्रिवेंद्रम, उसका त्रिवेंद्रम पुराना नाम है, तिरुवनंतपुरम का।
और वायुसेना का क्या है, दक्षिण कमांड वापिस है। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद से आता है कासरागोड। कासरागोड में क्या है, मैं आपको नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल वगैरह वहाँ पे ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है, तो वहाँ उसको हम कहेंगे नारियल अनुसंधान केंद्र। किसको कहेंगे, कासरागोड को। कासरागोड को हम क्या कहेंगे, नारियल अनुसंधान केंद्र कहेंगे। आएगा समझ में, क्या कहेंगे, नारियल अनुसंधान केंद्र कहेंगे। अनुसंधान केंद्र, देखिए ये है नारियल अनुसंधान केंद्र में त्रिवेंद्र के बारे में। तो अब देखिए कोझिकोड, जिसको हम कोझिकोड पहले था, समझ में आ रहा है, अब कोझिकोड है, पहले क्या था, कालीकट था। यहाँ पे विमान दुर्घटना हुआ था एक बार, समझ में आ रहा है, विमान दुर्घटना हुआ था, और उसके बाद से इसको कालीकट कहते हैं। यहाँ पे यहीं पे क्या वास्को डी गामा आया था। तो कोझिकोड को हम क्या कहते हैं, कालीकट। अब पहले कालीकट था, क्या था, कालीकट। कालीकट में कौन आया था, 1498 में कौन आया था, पुर्तगाली। क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा। क्या नाम था, वास्को डी गामा। ऐसे बना दे रहा हूं भाई, बस समझ में, वास्को डी गामा, मैंने गामा बना दिया। क्या आप वास्को डी गामा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका पहले क्या नाम था, कालीकट था। 1498 में क्या किया था, वास्को डी गामा आया था। आई बात सुनो, समुद्री मार्ग की खोज किया था, समझ में आ रहा है। पहले सबसे पहले मैं आपको कालीकट जो था, पुर्तगाल थे। जैसे पहले मैंने इसके पहले मैंने बताया काली मिर्च और मसाले के लिए कालीकट जो था, इधर इंडिया बहुत फेमस था। तो गरम मसाले और एक काली मिर्च वगैरह क्या होता था, ज़्यादा था। सऊदी अरब वालों से व्यापार बहुत अच्छा था, समझ में आ रहा है। और ये लोग पुर्तगीज जो थे, यूरोपीय देश वाले जो जितने लोग थे, वो क्या करते थे, सऊदी अरब से खरीद के ले जाते थे, समझ में आ रहा है। तो बाद में उन्होंने ये पता लगा कि सऊदी अरब भी नहीं बल्कि ये इंडिया भारत एक देश है, और भारत में काली मिर्च और मसाला बहुत सस्ते दामों पे लोग खरीदते हैं सऊदी अरब वाले, और महंगे दाम पे क्या कर रहे हैं, हमसे बेच रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यापारिक मार्ग की खोज की। इसके पहले आप लोगों ने कुछ दुनिया का पत्र आप लोग सुना, लाल सागर होते, फारस की खाड़ी होते हुए क्या करते थे, वो लोग आते थे, मलक्का उर्मुज ये सब आगे तो आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहले वो लाल सागर तो क्या, बाद में कुछ दुनिया का पतन हो गया। रोमन और बेजेंटाइन साम्राज्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कैसे फ्रांसिस डी अल्मोडा आया, वास्को डी गामा आया 1498 में। जामोरिन शासक ने उसको अब्दुल मजीद के सहारे वो पहुंचा इंडिया, कालीकट बंदरगाह पे। वहाँ पे जामोरिन शासक जो थे उनका स्वागत किए, और जामोरिन शासक उनका स्वागत किए। उसके बाद से क्या किए, जहाज में काली मिर्च और मसाला लाद के ले गए, फ्री में दिए। वहाँ पे जाके वो 60 गुना मुनाफा कमाया। उसके बाद से फ्रांसिस डी अल्मोडा को आप लोगों ने सुना होगा, उसके बाद से मैंने आप लोगों को बताया केप ऑफ गुड होप के बारे में बताया था। उत्तमासा आंतरिक जिसको हम कहते हैं अफ्रीका के, वहाँ से उतरा, वहाँ से अब्दुल मजीद के सारे मछुआरा थे, वहाँ पहुँचे, कालीकट पहुँचा। आई बात समझ में। ये सब चीज़ों के बारे में हिस्ट्री में भी आप लोगों को बहुत डिटेल से, जब उपनिवेशवाद में आप शुरू करूँगा, उपनिवेशवाद में 3 चरण में, वाणिज्यिक चरण में क्या कौन सी घटनाएं हुई। तो जो वाणिज्यिक चरण में मैं आप लोगों को जो बताऊँगा, क्या वाणिज्यिक चरण मैं बताऊँगा, वाणिज्यिक चरण। ये वाणिज्यिक चरण शुरू होगा 1757 से 1813 तक। आई बात समझ में। आज मैं उपनिवेशवाद औपनिवेशिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। मैंने बताया उपनिवेश के बारे में, औपनिवेशीकरण क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं चर्चा किया था। समझ में आ रहा है। मैंने बताया था कि औपनिवेशिक क्या होता है, मैंने बताया था कि क्या है, एक विकसित देश है, एक अल्प विकसित देश है, यानी कम विकसित देश है। समझ में आ रहा है, गरीब देश है। तो वो विकसित देश क्या करेगा, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। एक विकसित देश और एक विकासशील देश, विकसित देश और क्या, अल्प विकसित देश, एक दूसरे से पिछड़ा देश मान सकते हैं। दोनों के बीच में जो सामंजस्य होगा तो क्या कहलाएगा, औपनिवेशिक। अब देखिए औपनिवेशिक होता क्या, अब औपनिवेशकरण भी कह सकते हैं। इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा जब कोई क्या होता है, विकसित देश क्या करता है, किसी पिछड़े देश आता है और वहाँ पे अपना क्या करता है, अस्थायी रूप से बस जाता है, और बसने के बाद वहाँ पे क्या करता है, अपना शासन प्रशासन चलाता है, और आर्थिक सामाजिक हर तरह से क्या करता है, सांस्कृतिक हर तरह से क्या करता है, दोहन करता है उसका, अपने लाभ में क्या करता है, वो हमेशा अपना लाभ ही सोचता है। आया समझ में, हर तरह से।
और दूसरे देश पे क्या करेगा, वो शासन करेगा। पहले तो आएगा स्थायी निवास बन के रहेगा, व्यापार की तरह आएगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो अपने व्यापार को बढ़ाएगा। अब व्यापार को बढ़ाने पर हमारी चीज़ों को क्या करेगा, दोहन करेगा, हमारी चीज़ों को यूज करेगा, समझ में आ रहा है। और हम पर क्या करेगा, सत्ता स्थापित करेगा। मैंने ये बताया था, हमारे आर्थिक सामाजिक हर तरह से क्या करेगा, वो दोहन करेगा, अपने हित में वो करेगा पूरा हर चीज। तो उसको हम कहते हैं उपनिवेशवाद के बारे में। मैंने अब वाणिज्यिक चरण में क्या होता है, मान लीजिए कोई विकसित देश है, चाहे कोई भी देश है, जैसे ज़्यादा से कम दाम में क्या करना, किसी चीज़ को खरीदना, समझ में आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा दाम में क्या करना, बेचना, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, तो क्या कहलाएगा, वाणिज्यिक चरण। तो ये शुरू को होता है 1757 से 1813 के तक, समझ में आ रहा है। क्योंकि इसी के बीच में क्या हुआ था, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, कर्नाटक युद्ध, आंग्ल कर्नाटक, ये सब चीज़ों के बारे में, मराठे युद्ध, हर तरह से युद्ध हुए थे। मैं एक 18वीं सदी के उत्तरार्ध की बात है, मराठा युद्ध तो पीछे चला गया, आई बात समझ में। ये 1857 से 1813 के बीच में क्या कौन सी घटना हुई, वो वाणिज्यिक चरण के अंतर्गत आएंगी। कैसे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आएगी, व्यापार करेगी, समझ में आ रहा है। व्यापारिक कंपनी से कैसे राजनीतिक शक्ति में वो ढल जाएगी, ये सब चीज़ों के बारे में ये क्या करें, वाणिज्यिक चरण कहलाएगा, समझ में आ रहा है। ये क्या कहलाएगा, वाणिज्यिक चरण। अब आता है औद्योगिक चरण। औद्योगिक चरण, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये होता है 1813 से ये 1858 तक होता है, और लास्ट आएगा वित्तीय चरण, समझ में आ रहा है। अब ये जो वित्तीय चरण आएगा 1858 से 1947 तक, समझ में आ रहा है। अब देखिए औद्योगिक चरण में इसमें क्या होगा, जो भी चार्टर वगैरह आएंगे, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, आप लोगों ने सुना होगा, इंडियन पीनल कोड, कार्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, ये जो भी चीजें आएंगी आपको इसमें मिलेंगी, समझ में आ रहा है। अब इसमें आएगा वित्तीय चरण। वित्तीय चरण में 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत कुछ सीखने को मिला, आई बात समझ में। क्योंकि वो लोग फिर वो लोग सोचते थे कि पहले जो क्रांति थी वो अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग किए, जैसे मान लीजिए अब, लेकिन भारत जब जैसे जैसे हमारा देश जो विकसित हुआ, विकसित नहीं हुआ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने कुछ सुधार किए, जैसे रेलवे, डाक विभाग वगैरह जो भी चीज़ें था, बहुत अच्छी तरीके से वो लोग विकास किए, समझ में आ रहा है, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ये सब आएगा 1858 से 1947 तक जो भी आएगा। आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद से पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, महात्मा गांधी जी के क्या क्या रोल है, एकदम स्वतंत्रता तक, ये सब हमारे किस में चलेगा, वित्तीय चरण में चलेगा। इसके पहले मैंने वाणिज्यिक चरण में क्या होता है, 1757 से 1813 कर्नाटक युद्ध वगैरह जो भी आएगा, आप लोगों ने प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, ये सब इसमें आएगा। औद्योगिक चरण में आप लोगों को क्या कुछ सुधार मिलेगा, धीरे धीरे क्या करेगी कंपनी, क्या करेगी, बढ़ावा देगी, प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी, उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, समझ में आ रहा है। और सबसे पहले मैं बता दूं, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आयात निर्यात भी बढ़ेगा, तो हमारे सामान पे क्या करेंगे, ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, और जिससे क्या होगा, यूरोपीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सामान वगैरह जो बेचेगी, समझ में आ रहा है, क्या करेगी, टैक्स ज़्यादा रहेगी, उसके ही सामान यहाँ पे बनेंगे, उसके सामान यहाँ पे क्या होंगे, बिक्री होंगे। ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोगों को सामने चर्चा करेगी। मैंने 3 चरण बताया, वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय चरण के बारे में चर्चा किया, लेकिन ये हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। आप लोग को हिस्ट्री नहीं अभी पढ़ना है, आप लोगों को क्या पढ़ना है, इंडियन मैप के बारे में पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा आगे। हिस्ट्री के टॉपिक में आप लोगों को बहुत बढ़िया से बताऊँगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि वाणिज्यिक चरण में कैसे कैसे समाज, धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण वगैरह, उसके बाद से व्यापारिक मार्ग, यानी क्या कहते हैं, पुर्तगाल, क्या कहते हैं, यूरोपियों ने क्या व्यापारिक मार्ग की खोज किया, कैसे वो अमेरिका से चीज़ों को, जेवरात, सोना वगैरह, जो भी चीज़ डकैती, समुद्री डकैती के माध्यम से वहाँ डकैती करते हैं, भारत में लाकर उसी चीज़ को निवेश करते हैं। कैसे हम आर्थिक रूप से संकट का काल कह सकते, कैसे रूप से हम उसको संपन्न का काल कहेंगे, समझ में आ रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो आज के टॉपिक है, अब देखिए, बेम्बेनाड झील, बेम्बेनाड झील, आई बात समझ में। तो ये जो बेम्बेनाड झील है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, समझ में आ रहा। तो बेम्बेनाड झील क्या है आप लोगों को मैं बताऊंगा। कोची मैंने बता दिया, कालीकट सबसे पुराना है, वास्को डी गामा आया था, आई बात समझ में। उसके बाद से मैं अब आगे बता रहा हूँ। कोझीकोड में एक विमान दुर्घटना हुआ था, उसकी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा। बेम्बेनाड झील के बारे में देखिए,
अब एक झील है यहाँ पे, जो वेम्बनाड झील क्या है, छिपा हुआ झील है, समुद्र में क्या होता है, छिप जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेम्बनाड झील कहते हैं। समझ में आ रहा है? वेम्बनाड झील क्या है, समुद्र में क्या है, छिपा हुआ झील है। आई बात समझ में? इसको कयाल झील के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहते हैं, कयाल झील के नाम से भी जाना जाता है। वेम्बनाड झील क्या है, छिपा हुआ झील है। छिपा हुआ झील, इसको हम क्या कहेंगे, कयाल झील। क्या कहेंगे, कयाल झील। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहेंगे, कयाल झील कहेंगे। और भी एक और नाम इसका, सबसे लंबा झील भी हम इसको कह सकते हैं। सबसे लंबा झील भी क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं सबसे लंबा झील। सबसे लंबा झील। आप इसमें देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे लंबा झील। आपने साउथ के फिल्मों में और चीजों में देखोगे, बड़े बड़े नाव से क्या करते, नाव कंपटीशन करते हैं। क्या करते हैं, नाव कंपटीशन। यानी क्या होता है, एक तरह की ट्रॉफी होती है, जिसको हम बालम काली कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, बालम काली ट्रॉफी कहते हैं। आप लोग सुना होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, छिपा हुआ झील कयाल झील होता है, वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े जो नाव से क्या बहुत लोग उस पर सवार रहते हैं, और बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, जो नाव को चलवाने वाली जो सिस्टम होती है ना, सब अपने अपने लेकर के हाथ में खड़े होकर के किसकी नाव कितना तेज आगे उसको ले जाना है। आप लोगों साउथ की चीज़ों में ऐसा देखा होगा, टीवी में भी ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। आई बात समझ में? तो ये होता है सबसे अच्छा। मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ, जैसे बड़े बड़ा नाव क्या होता है, कंपटीशन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो कंपटीशन एक प्रकार के गेम होते हैं, साउथ के लोग क्या गेम खेलते हैं, जिसको हम बालम काली नेहरू ट्रॉफी कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये यही पे होता है। क्या होता है, वेम्बनाड झील बहुत बड़ा झील है, कयाल झील भी कहते हैं, सबसे लंबा भी झील है। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉफी होता है, साउथ के लोग गेम खेलते हैं, बालम काली नेहरू ट्रॉफी कहते हैं। समझ में आ रहा है? और एक बड़े नाव कंपटीशन होता है। नाव क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो ये यही होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नाव कंपटीशन होता है, नाव कंपटीशन। समझ में आ रहा है? नाव कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन को हम क्या कहते हैं, बालम काली नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी। समझ में आ रहा है? ये होता है बालम काली नेहरू ट्रॉफी होता है। एक तरह से क्या होता है, नाव कंपटीशन होता है, इसी पे होता है। वेम्बनाड झील है, सबसे बड़ा झील होता है। बड़े बड़े लोग क्या करेंगे, उस नाव पे सवार होंगे और नाव कंपटीशन होगा। समझ में आ रहा है? एक प्रकार का क्या होता है, साउथ के लोग क्या कहते हैं, गेम खेलते हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम कहते हैं बालम काली नेहरू ट्रॉफी कहते हैं। बालम काली नेहरू। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहते हैं, साउथ के लोग क्या कहते हैं, गेम खेलते हैं। नाव कंपटीशन होती है। आप लोगों से पूछ देगा तो आप बता देंगे ना। कर्नाटक केरल में क्या होता है, एक कंपटीशन होता है, बालम काली नेहरू ट्रॉफी किस राज्य का खेल कि कहाँ का है, तो आप लोग बता दें तुरंत केरल का है। क्यों होता है कि नाव कंपटीशन है। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूं, सबरीमाला मंदिर क्या है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से वर्जित है, और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। समझ में आ रहा है? अब विष्णु का मंदिर भी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं अयप्पा मंदिर। इसको अयप्पा मंदिर भी कहते हैं, भगवान विष्णु से संबंधित है, और महिलाओं को प्रवेश क्या है, उसमें वर्जित है, जिसको हम कहते हैं सबरीमाला मंदिर। महिला प्रवेश वर्जित। समझ में आ रहा है? महिला प्रवेश यहाँ पे क्या है, वर्जित है। आई बात समझ में? उसके बाद से क्या है, इसको भगवान विष्णु से संबंधित है, अयप्पा मंदिर कहते हैं। यानी क्या है, विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर है, विष्णु मंदिर। अब देखिए, मैं आप लोग को इसी में आप द्रविड़ भाषा के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दूं। द्रविड़ भाषा में क्या आता है, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम आता है। तो क्या कहलाता है, द्रविड़ भाषा। ये द्रविड़ भाषा कहाँ से होता है, आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे आएंगे। समझ में आ रहा है? महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे आएंगे, इसमें केरल आएगा, तमिल आएगा। समझ में आ रहा है? केरल तेलुगु आएगा, आंध्र प्रदेश वगैरह ये सब आते हैं। तो क्या कहलाते हैं, द्रविड़
द्रविड़ लोग कहलाते हैं। द्रविड़ में क्या क्या आता है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, समझ में, कन्नड़, कर्नाटक का कन्नड़, समझ में आ रहा है। उसके बाद तेलुगु, तमिलनाडु, तमिल, आंध्र प्रदेश, मलयालम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये क्या कहलाते, द्रविड़ भाषा कहलाते हैं। इसमें मैं लिख दे रहा हूं कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। अब देखिए यहाँ पे कन्नड़, कर्नाटक, कन्नड़ क्या होता है, कर्नाटक में बोला जाता है। कर्नाटक की भाषा क्या है, कन्नड़ है। तेलुगु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद से तमिल, तमिलनाडु, मलयालम आपको पता है, केरला। इसको हम कहते हैं द्रविड़ भाषा कहते हैं। द्रविड़ लोग भी यहाँ इसमें आते हैं। तो क्या आता है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। अब देखिए त्रावणकोट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। त्रावणकोट मैंने मार्तंड वर्मा के बारे में बताया था। यहाँ पे आप लोगों को पता है जनजाति समूह के आप लोगों को बताऊंगा, महिला समझ में, स्त्री होते हैं, दलित स्त्रियां महिलाओं को एक प्रकार का मूला कर, बहुत पहले आप लोग मूला कर के बारे में क्वेश्चन दे देता है, आई बात समझ में। तो उसके बारे में त्रावणकोट में आप लोगों को मार्तंड वर्मा की जो वहाँ पे शासक थे, मैं उसके बारे में चर्चा भी किया था। तो ये त्रावणकोट है। तो एक प्रकार के वहाँ पे मूला कर लगाते थे लोग, समझ में, दलित महिलाओं पर, समझ में, दलित महिलाओं पर मूला कर लगाते थे, मूला कर, दलित महिलाओं पर। देखिए एक प्रकार का मूला कर था। सोचिए इस समय कैसे कैसे सामाजिक शोषण होते थे। आप लोगों को ज़्यादा नहीं होगा। ये मूला कर है, ये महिलाओं पर मूला कर लगाया जाता था। सोचिए उस समय समाज कैसे किस डायरेक्शन की ओर मुड़ता था, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है। आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे ना, हर तरह से आप लोग महिलाओं की स्थिति, शूद्रों आप लोगों ने सुना होगा, शूद्र एक छोटे जनजाति थे, हर तरह से उनको क्या किया था, तड़पाया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, नीचे पाँव के नीचे रखा जाता था। बहुत पहले की बात है, शुरू से आप हिस्ट्री इतिहास बुक देखेंगे ना, महिलाओं की स्थिति, शूद्रों की स्थिति, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को, छोटे जातियों कैसे क्या बौद्ध जैन पंथ के बारे में, ब्राह्मण पंथ के बारे में, शैव पंथ के बारे में, हर तरह से आप देखेंगे ना, वैदिक काल से वैदिक काल से पूर्व मध्य यहाँ तक देखेंगे कैसे क्या सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देगा। आए बस समझ में। तो ये मूला कर होता, दलित महिलाओं की स्थिति कर क्यों था, स्तन ढकने के लिए होता था। आप सोच सकते हैं इसको, समझ में आओ, स्तन ढकने के लिए क्या करता, मूला कर लगाया जाता था। स्तन ढकने के लिए कर, कभी पेपर में पूछ जाता है, जिसको हम त्रावणकोट, आई बात समझिए। उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊंगा राष्ट्रीय गीत की अवधारणाओं के बारे में। सबसे पहले कैसे आप लोगों जनगण मन अधिनायक जय जय विजय से आप लोगों ने सब चीज़ों के बारे में सुना है। मैं थोड़ा इस पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं आप लोगों को आगे बढ़ूंगा। आई बात समझिए, इसको नोट कर लीजिए।